ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, तो अभी हमने बोर मॉडल सब पढ़ लिया। बोर मॉडल के सब करके हमने उससे जो भी हम निकाल सकते थे, ठीक है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो कुछ भी निकाल सकते थे निकाला हमने। ठीक है, अब देखेंगे इस बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। देखो, बोर मॉडल का पहला लिमिटेशन यह था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद द मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जितना भी पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, उस पे ही इनके सारे रूल काम करते हैं, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रा डिफाइन नहीं कर सकते उससे हम, क्योंकि ये मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स वाले जो स्पेक्ट्रा आ रहे थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इनका पहला ड्रॉबैक था। इनका दूसरा ड्रॉबैक था कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डबलेट। अब तो डबलेट क्या होता है ना, जो हमने स्पेक्ट्रल लाइन देखी, जैसे हमने लाइमन सीरीज में देखी, जब N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा था तब एक हमको अल्ट्रावायलेट रे मिली। ठीक है, जब इसको और डिटेल में और अच्छे माइक्रोस्कोप से देखा गया, ठीक है, तो ये देखा गया ये जो सिंगल सिंगल लाइन है ना, ये भी डबल लाइन है। मतलब जो सिंगल लाइन थी वो भी दो लाइन से मिलकर बना हुआ था, उसको बोलते हैं डबलेट। ठीक है, ये टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। ठीक है, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये दो लाइंस क्यों बन रही है। तो उसका रीजन मेनली ये था ना कि इन्होंने मान लिया था कि जो सर्कुलर ऑर्बिट होती है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि कुछ ऑर्बिट्स ना सर्कुलर की जगह कुछ ऑर्बिट्स एलिप्टिकल भी होती है। ठीक है, अगला क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है जीमन इफेक्ट, एक होता है स्टार्क इफेक्ट। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो जीमन इफेक्ट क्या होता है, तो जीमन इफेक्ट ये होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तुमने स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हारी बननी थी, अब तुमने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग होगा उसको तब उनको बोलते हैं ना जीमन इफेक्ट। ठीक है, और अगर स्प्लिटिंग होगा तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट। चौथा इनका ड्रॉबैक था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं बता पाए कि जो मॉलिक्यूल्स थे ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, आखिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये इनका चौथा ड्रॉबैक था। पांचवा ड्रॉबैक था जो हमने क्या पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने बता देते थे कि हाँ फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं और ऐसी इस ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी एमिट नहीं करता है। ठीक है, और इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, कंजर्व होता है। बट ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि ऐसा होता क्यों है। तो देखो, हमने जो बोर्ड का जिस एडवांटेज पढ़ा था ना, उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि उन्होंने जो उनका क्वांटाइजेशन वाला रूल बताया था कि हाँ इस वाली ऑर्बिट में ये ऑर्बिट फिक्स ऑर्बिट होती है और उसमें वो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी एमिट नहीं करता है। ठीक है, और इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है। बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन मिला था हमें जो डी ब्रॉगली थी उनके क्वेश्चन से। ठीक है, तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था, देखो पहले डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था, कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये था कि देयर विल बी द वेव एसोसिएटेड टू इट। ठीक है, ब्रॉगली क्या था कि हर चीज से वेव एसोसिएटेड होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट में मोशन कर रहा है उससे कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो ऐसा करके मतलब वेव होगी। ठीक है, मैंने ये वेव बना रखी, मतलब ऐसा करके वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जब ये वेव होगी ना, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, व्हेन दिस वेव विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। जब बोल दे यहाँ पे कि जो सरकमफ्रेंस, तो जब इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा लेमडा का। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म करता है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब ये भी तुम्हारा जो वेव वाला कॉन्सेप्ट है ये भी तुम्हारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है ना, हम वेव पढ़ते हैं कि साउंड वेव पढ़ते हैं और तुम्हारे ट्रांसवर्स वेव पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, वेव होती है, तो जब भी वेव में ना स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है ना, तब वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है। वो अगर ऑसिलेट कर रहा है तो हमेशा फॉर फ्यूचर अगर उस आइडियल बिहेवियर माने तो कभी भी उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, ये वेव का कॉन्सेप्ट होता है। तो जब ये क्या होता है, ये जो होता कब है, जब एन लैम्डा होता है। ठीक है, जब सरकमफ्रेंस क्या होगा, एन लैम्डा होगा, मतलब वो वेव क्या होगी, कंप्लीट होगी ना, तो कोई भी कॉम्पोनेंट उसका कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वेव का कॉन्सेप्ट है। यानी क्या तुम्हारा इन्होंने इसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आई कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा होगा। ठीक है, ये हमको दे दी डी ब्रॉग ने। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, ये होता है, तभी क्या होता है, वेव जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी एमिट नहीं करता है। ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू एच एन अपॉन एम बी, ये इसने डी ब्रॉग ने खुद ही दी थी पहले ही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, यहाँ से लैम्डा हटाना है क्योंकि तुम्हारा जो उसमें क्या था, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, यानी यहाँ से इस वाले लैम्डा को यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, 2 पाई आर एन
एच अपॉन एम वी। ये देखो इधर ले जाओ, क्या आएगा देखो, एम वी आर, और यहाँ से 2 पाई को नीचे ले जाओ, एन एच अपॉन 2 पाई। ये जो था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये तुम्हारा प्रूव था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, इस तरह से इन्होंने प्रूव कर दिया था। ये वो जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे बोर, वो प्रूव नहीं कर पा रहे इस चीज को। तो देखो हिजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया था। क्या उन्होंने बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की तुम एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन सेम टाइम पे बता पाओ। ठीक है, उन्होंने बोला था अगर हम पोजीशन पता करने जाएंगे तो हम वेलोसिटी नहीं पता कर पाएंगे, अगर हम वेलोसिटी पता करने जाएंगे तो हम पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ कह ना सके। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है या फिर मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो पता है, मैं यानी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है वेलोसिटी। ठीक है, ये चाहे बोलो एग्जैक्ट मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे बोलो वेलोसिटी एंड पोजीशन। ठीक है, ये हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट था। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली देखें तो अनसर्टेनिटी होता है मतलब कितना एरर होगा उसमें। तो अगर मान लो डेल्टा एक्स इज द एरर इन द पोजीशन। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, एंड डेल्टा पी इस मान लो कि वो एरर है किसमें, मोमेंटम में, या बोल लो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो दैट विल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एरर का मल्टीप्लीकेशन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एम पी को हम क्या दे सकते हैं, डेल्टा एम इंटू बी। एम तो कांस्टेंट होता है तो एम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एम को यहाँ डिनोमिनेटर पे इधर लेते जाओ। ठीक है, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, हाइजेनबर्ग का जो आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन है, डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। ठीक है, और देखो ये क्या था तुम्हारा, वैलिड कब होगा, वैलिड जब होगा तब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी जो तुम्हारा यहाँ पे मास क्या है, ये तुम्हारा जो एरर आएगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी आएगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी मास जितना ज्यादा होगा एरर उतना कम होगा। यानी जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगे, यानी जिनका मास ज्यादा होगा, उनके लिए क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी, यानी एरर बहुत कम आता है। ठीक है, इसलिए उस पर अप्लाई नहीं होगा। मगर अगर मास तुम्हारा छोटा है तो यानी एरर क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, प्रोटॉन्स का मास बहुत कम होता है, इसलिए ये अनसर्टेनिटी मेथड उसका काम करता है। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने क्या देखा कि हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम फाइंड नहीं कर सकते वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, पोजीशन भी नहीं पता है, तो हमको हमको तो किसी भी बॉडी की ट्रेजेक्टरी बताने के लिए हमको उसका पोजीशन और वेलोसिटी पता होना चाहिए। जैसा कि हमको पोजीशन ना पोजीशन और वेलोसिटी हम कंफर्म से नहीं बता सकते, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी कंफर्म से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यानी जो बोर ने दिया था ना, सर्कुलर ऑर्बिट होती है, वो गलत था। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट सही था, बट वो आगे जाके प्रूव है कि गलत था। ठीक है, क्योंकि हम पोजीशन और वेलोसिटी उन्होंने बता दिया, नहीं उन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेशन किया था, पोजीशन कैलकुलेशन किया था, तो बाद में हाइड्रोजन उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, हाइड्रोजन के लिए केवल काम करेगा बस। ठीक है, तो वो जो हम मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, उन्होंने बोला था बता सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर प्रिसाइज डेफिनेशन बोला जाए, ठीक है, तो हम किसी भी उसकी ना पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वेलोसिटी ये होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं, बट हम एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड एग्जैक्ट पोजीशन एट द सेम मोमेंट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हिजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम।